हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बाल मनोविज्ञान के पार्ट 1 में। इस सेशन में हम आपको बाल मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताएंगे और इस वीडियो में आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या अदर शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम हो। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का सामान्य अर्थ क्या है, चलिए देखते हैं। विकास का मतलब है जन्म से मृत्यु तक शरीर, मन, व्यवहार और व्यक्तित्व में लगातार होने वाले परिवर्तन। जब यह अध्ययन विशेष रूप से बचपन यानी कि 0 से 18 वर्ष में होने वाले परिवर्तनों पर केंद्रित होता है तो उसे बाल विकास कहते हैं। अब आइए देखते हैं विद्वानों ने इसके बारे में क्या परिभाषाएं दी हैं। क्रो के अनुसार बाल विकास वह प्रक्रिया है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्वता तक बच्चे के व्यवहार और क्षमताओं में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। जीन पियाजे के अनुसार बाल विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपने अनुभवों और वातावरण के आधार पर नई नई क्षमताएं अर्जित करता है। हवलॉक ने क्या कहा है? बाल विकास का अर्थ है बच्चे में सामाजिक अपेक्षाओं और उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार होने वाला समायोजन। ये सारी परिभाषाएं एग्ज़ाम में आती हैं, इसीलिए इनको ध्यान से देखिएगा। बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आइए देखते हैं। बच्चे की योग्यताओं को समझने के लिए हर बच्चा अलग होता है। उसके गुण, दोष, क्षमताएं और रुचियां जानने के लिए बाल विकास का ज्ञान आवश्यक है। दूसरा, सही दिशा देने के लिए। अगर शिक्षक और अभिभावक को पता हो कि किस उम्र में कौन सी क्षमता विकसित होती है तो वे बच्चे को उसी अनुसार शिक्षा और मार्गदर्शन दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानने के लिए। जैसे कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ धीमे। बाल विकास के अध्ययन से हम इन भिन्नताओं को समझ सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? सकारात्मक समाज बनाने के लिए। जब बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है तभी वह एक अच्छा नागरिक बन सकता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, यदि शिक्षक जानता है कि 3 साल का बच्चा पूरा वाक्य नहीं बोल सकता तो वह उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डालेगा। इसका मतलब है अगर शिक्षक को बाल विकास, बाल मनोविज्ञान के बारे में अच्छी जानकारी होती है, अच्छा ज्ञान होता है तो वह उसको उसकी क्षमता के अनुसार ही ट्रीट करता है। चलिए इसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि बाल विकास का अर्थ क्या है, जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। विकास का अर्थ क्या है, चलिए देखते हैं। जन्म से मृत्यु तक होने वाले क्रमबद्ध और सतत परिवर्तन को विकास कहते हैं। यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक सभी पहलुओं को शामिल करता है। दूसरा पॉइंट है, बाल विकास विशेष रूप से जन्म से किशोरावस्था तक के परिवर्तनों का अध्ययन करता है। उदाहरण है, जन्म के बाद शिशु का बैठना, रेंगना, चलना, बोलना आदि क्रमिक रूप से होता है। पॉइंट 2, बाल विकास की आवश्यकता क्यों है या बाल विकास का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है? बच्चे के समग्र व्यक्तित्व को समझने के लिए शिक्षक और अभिभावक बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों के अनुसार उन्हें सही दिशा दे सकते हैं। यह जानना जरूरी है कि किस उम्र में कौन सी क्षमता विकसित होती है। 13 से 14 साल के किशोर में गुस्सा और भावनात्मक असंतुलन सामान्य है। इसे समझकर शिक्षक और माता पिता धैर्य रखेंगे। यानी बाल विकास की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक आदि को सही दिशा दे सकें। उदाहरण है, 3 साल का बच्चा तभी बोल पाएगा जब भाषा विकास उस स्तर का हो चुका होगा। जब हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं तो हमें इन सभी बातों का ज्ञान होता है, जिससे हम बच्चे पर ज़्यादा प्रेशर न डालते हुए उसकी क्षमता अनुसार ही उसको कार्य करने देते हैं। बाल विकास का क्षेत्र। पहला, शारीरिक विकास। शरीर लंबाई, वजन, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ आदि विकास करती हैं। दूसरा,
मानसिक विकास, सोचने समझने समस्या हल करने की क्षमता विकसित होती है। तीसरा सामाजिक विकास, समूह में रहना, नियम मानना, दूसरे से सहयोग करना। चौथा भाषा विकास, इसमें आता है बोलना, पढ़ना, लिखना और अभिव्यक्ति की क्षमता। पांचवा है नैतिक विकास, इसमें अच्छाई बुराई की समझ, नैतिक मूल्यों का पालन आदि का विकास होता है। छठवां व्यक्ति की सोच, व्यवहार और गुणों का मेल आदि का विकास होता है। अब हम देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। पहला है शैशवावस्था, जो 0 से 5 वर्ष तक की है। फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर याद करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि शैशवा अवस्था की उम्र क्या है, कितने से कितने उम्र तक शैशवा अवस्था होती है, और आपको ऑप्शन दे दिया जाता है और आपको टिक लगाना रहता है, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। बाल विकास की अवस्थाओं में पहला है शैशवावस्था, जो कि 0 से 5 वर्ष तक की होती है। इसमें क्या होता है, तेजी से शारीरिक विकास होता है, दांत निकलता है, रेंगना, चलना आदि बच्चे सीखते हैं। भाषा का प्रारंभिक विकास होता है। उदाहरण देख लेते हैं। बच्चा 1 साल में खड़ा होना सीखता है, 2 साल में छोटे वाक्य बोलना सीखता है। दूसरा है बाल्यावस्था, इसकी उम्र है 5 से 12 वर्ष, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे स्कूल जाने की आयु कहते हैं। मानसिक और सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। स्थायी दांतों का आना आरंभ हो जाता है। खेल और मित्रता का महत्व होता है। तीसरा है किशोरावस्था, जो कि है 12 से 18 वर्ष तक। इसमें शारीरिक रूप से यौन परिपक्वता आती है। सोचने की क्षमता और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। भावनात्मक अस्थिरता और पहचान की खोज होती है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। किशोर अपने दोस्तों की राय को अधिक महत्व देने लगते हैं। पांचवा है शारीरिक विकास। शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है आइए देखते हैं। जन्म के समय वजन लगभग 7 पाउंड होता है। पहले वर्ष के अंत तक यह 3 गुना बढ़ जाता है। 4 वर्ष तक सभी दूध के दांत आ जाते हैं। यह हम शैशवावस्था की विशेषताएं देख रहे हैं। मस्तिष्क का तीव्र गति से विकास होता है। इतनी विशेषताएं शैशवावस्था की होती हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं देखते हैं। हर साल 2 से 3 इंच लंबाई बढ़ती है बाल्यावस्था में। स्थायी दांत आना शुरू हो जाते हैं। शरीर में संतुलन और समन्वय आता है। किशोरावस्था की विशेषताएं देखते हैं। हड्डियां और मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। लड़कों में दाढ़ी मूंछ, लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत होती है। ऊंचाई और वजन में तीव्र वृद्धि होती है। अब आइए इन तीनों अवस्थाओं की मानसिक विकास को देख लेते हैं। शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। शैशवावस्था में वस्तुओं को पहचानना, बोलना सीखना, छोटे छोटे खेलों में रुचि लेना बच्चे सीख जाते हैं। बाल्यावस्था में याददाश्त मजबूत होती है। समस्या हल करने की क्षमता आती है। पढ़ने लिखने की शुरुआत होती है। ये हम मानसिक विकास की बात कर रहे हैं तीनों अवस्थाओं की। किशोरावस्था में तर्क, विश्लेषण और निर्णय क्षमता का उच्च स्तर तक पहुंचना। अब हम देखते हैं सामाजिक विकास। इन तीनों अवस्थाओं में सामाजिक विकास कैसे होता है। पहले हम सामाजिक विकास का अर्थ समझ लेते हैं। समाज में रहकर दूसरों से संबंध बनाना, सहयोग करना और नियमों का पालन करना। आइए इनकी विशेषताएं देखते हैं। शिशु आरंभ में केवल परिवार तक सीमित रहता है। बाल्यावस्था में खेल और मित्रता से सामाजिकता बढ़ती है। किशोरावस्था में समूह बनाना, क्लब और साथियों की राय अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उदाहरण देख लेते हैं। 7 साल का बच्चा टीम गेम खेलना सीखता है और नियम मानता है। अब हम इन तीनों अवस्थाओं के भाषा विकास की बात करते हैं। भाषा विकास शैशवावस्था में देखते हैं 0 से 5 वर्ष में कैसे होता है। पहले रोने से संवाद करता है बच्चा। 1 वर्ष बाद शब्द बोलना, 2 वर्ष बाद वाक्य बनाना शुरू करता है। 3 से 4 वर्ष तक गिनती और रंग पहचानने लगता है बच्चा।
बाल्यावस्था जो कि 5 से 12 वर्ष तक है, इसमें शब्द भंडार तेजी से बढ़ता है, पढ़ना लिखना और वाक्य रचना सीखना, विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करना बच्चा सीख जाता है। किशोरावस्था यानी 12 से 18 वर्ष में भाषा विकास कैसे होता है? जटिल भाषा, मुहावरे, साहित्यिक रूपों को समझना, बहस और वाद विवाद में भाग लेना, ये सब कुछ बच्चा सीख जाता है। 13वां पॉइंट है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? बच्चे सही गलत का ज्ञान केवल माता पिता के आदेश से ही समझते हैं। बाल्यावस्था में नियमों और अनुशासन का पालन करना सीखते हैं। प्रारंभिक अवस्था को फ्रेंड्स यहाँ पर शैशवावस्था समझिएगा। किशोरावस्था स्वयं अपने विवेक से निर्णय लेते हैं बच्चे और समाज में अच्छे बुरे का फर्क समझना शुरू करते हैं। उदाहरण देख लीजिए। बच्चा धीरे धीरे सिर्फ डर की वजह से झूठ ना बोलने से आगे बढ़कर सही समझ के कारण सत्य बोलने लगता है। अब हम बात करते हैं अधिगम, जो कि बाल विकास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं। आइए इसका अर्थ देखते हैं। अनुभव और अभ्यास से होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। यानी हम जब अभ्यास करते हैं बार बार और हमें जो भी अनुभव मिलते जाता है, उस अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप जो हमारे अंदर स्थायी परिवर्तन आते हैं, जो हम उनसे सीखते हैं, उसे ही अधिगम कहते हैं। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत आइए देख लेते हैं। अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। पहला सिद्धांत है थॉर्नडाइक का प्रयास और भूल का सिद्धांत। दूसरा है पावलोव का शर्तबद्ध अधिगम सिद्धांत। तीसरा है कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, स्किनर का प्रचालन अधिगम सिद्धांत। ये चारों सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस सिद्धांत के नामों को याद करने के साथ साथ इस सिद्धांत में क्या है, इन्होंने क्या प्रयोग किए हैं और सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा है, इसको भी याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अभी हम यहाँ पर आपको इसके बारे में एक सामान्य जानकारी ही दे रहे हैं, लेकिन आगे की वीडियो में हम एक एक सिद्धांत को विस्तार से पढ़ेंगे। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत जो कि आगे आपको हम लोगों ने बताया है अभी इसके पहले, उसको थोड़ा विस्तार से यहाँ देख लेते हैं। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत में पहला सिद्धांत है थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत, जिसको प्रयास और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि बच्चा कई बार प्रयास करता है, गलतियाँ करता है और अंत में सही समाधान पा लेता है। उदाहरण के लिए इन्होंने प्रयोग किया था बंदर के ऊपर। बंदर कई बार कोशिश करके डिब्बा खोल लेता है। इसी प्रकार बच्चे भी जब कई बार प्रयास करते हैं तो कार्य में सफलता पा सकते हैं। पावलोव का शर्तबद्धन सिद्धांत, यह सिद्धांत अधिगम उत्तेजना और प्रतिक्रिया पर आधारित है। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इसमें इन्होंने अचानक समस्या का समाधान समझ आना, इस पर प्रयोग किया है। उदाहरण इन्होंने बंदर पर प्रयोग किया है। बंदर ने डंडे को जोड़कर केला उतारा। इन्होंने बंदर और केले पर प्रयोग किया है, जिसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। स्किनर का प्रचालन अनुबंधन सिद्धांत, सही क्रिया पर पुरस्कार मिलने से सीख पक्की हो जाती है। ये स्किनर ने इस पर प्रयोग किया है। उदाहरण छात्र सही उत्तर पर शाबाशी मिलने से प्रेरित होते हैं। आइए हम बुद्धि के बारे में एक सामान्य जानकारी लेते हैं और आगे की वीडियो में हम इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ाएंगे, पर अभी यहाँ पर एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। बुद्धि, जिसे इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, इसकी परिभाषा देख लीजिए। नई परिस्थितियों में ढलने और समस्याएं हल करने की क्षमता को ही बुद्धि कहते हैं। IQ निकालने का एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा। वो फार्मूला यही है, IQ बराबर मानसिक आयु भागे वास्तविक आयु गुणे 100। इसको ऐसे ही निकालते हैं, एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है।
ये कुछ आईक्यू लेवल दिए गए हैं। बच्चे का आईक्यू लेवल, उसका स्तर दिया गया है, किस स्तर से लेके किस स्तर के बच्चे कौन से लेवल में आते हैं। आइए देख लेते हैं। 90 से लेके 110 आईक्यू वाले बच्चे औसत बुद्धि में आते हैं। 110 से 120 आईक्यू लेवल वाले बच्चे श्रेष्ठ बुद्धि में आते हैं। 120 से 140 आईक्यू लेवल वाले बच्चे बहुत श्रेष्ठ में आते हैं और 140 प्लस वाले बच्चे प्रतिभाशाली आईक्यू लेवल में आते हैं। इन आईक्यू लेवल को आपको याद करना होगा क्योंकि इन चारों में से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं और इन्हीं आईक्यू लेवल को समझकर हम बच्चे की क्षमता अनुसार ही उसके साथ कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें समझना ज़रूरी है। शिक्षा में प्रयोग। आइए हम बुद्धि की क्षमता और आईक्यू टेस्ट से संबंधित शिक्षा में प्रयोग देख लेते हैं। बच्चों को उनकी आयु और क्षमता के अनुसार शिक्षा देना। जब हम बुद्धि के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, आईक्यू लेवल को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम बच्चों की क्षमता और आयु के अनुसार ही उसे शिक्षा देते हैं। खेल आधारित शिक्षा छोटे बच्चों के लिए सबसे प्रभावी होती है। किशोरों के लिए मार्गदर्शन और काउंसलिंग ज़रूरी होता है। आईक्यू टेस्ट के आधार पर अलग अलग स्तर के बच्चों को उचित अवसर दिया जाता है। जब हम बुद्धि की क्षमता, बुद्धि की कार्य शक्ति और आईक्यू टेस्ट, आईक्यू लेवल आदि को समझ जाते हैं तो हम इस प्रकार बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। इसीलिए यह समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बुद्धि परीक्षण। विद्वानों ने कई तरीकों के बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। आइए इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट बुद्धि परीक्षण के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बुद्धि परीक्षण के प्रकार 2 प्रकार के हैं, व्यक्तिगत परीक्षण और समूह परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण में है बिनेट स्केल, ये इसका नाम है, जो परीक्षण किए जाते हैं व्यक्तिगत परीक्षण में। और दूसरे परीक्षण में है आर्मी, अल्फा और बीटा टेस्ट। इन बुद्धि परीक्षण को भी 2 तरीके से किया जाता है, उनका विभाजन 2 तरीके से किया गया है। पहला है मौखिक परीक्षण और क्रियात्मक परीक्षण, यानी इन दोनों का 2 तरीके से परीक्षण होता है। मौखिक परीक्षण किया जाता है और क्रियात्मक परीक्षण किया जाता है। आइए बुद्धि परीक्षण का उपयोग देख लेते हैं। बच्चों का चयन करना, यानी उनकी क्षमता को समझकर, उनके आईक्यू लेवल को समझकर उनको डिवाइड करना कि उनको किस क्लास में डालना है, कितना वो समझ सकते हैं, कितना उन्हें समझाया जा सकता है, उसका चयन करना। कमज़ोर बच्चों की पहचान करना, शिक्षा की सही योजना बनाना, विशेष प्रतिभा वाले बच्चों की पहचान करना। यहाँ पर हमने आपको पार्ट 1 में एक सामान्य जानकारी दी है, अधिगम के बारे में, बुद्धि के बारे में कुछ सिद्धांत बताए हैं और मनोविज्ञान के बारे में बताया। बाल विकास की जितनी भी अवस्थाएं, उसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में बताया है। आगे के पार्ट 2 में भी हम आपको ऐसी ही जानकारी देंगे। धन्यवाद।